मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ के अंतर्गत गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करें। गठबंधन बंधन बहुत अच्छी बात है। हम स्वयं अनेक प्रकार के बंधनों के अंतर्गत रहते हुए जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः बिना बंधन के कोई भी जीवन संभव नहीं है और खास करके मनुष्यों के लिए तो बंधनों का होना आवश्यक है। सामाजिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, आर्थिक बंधन होते हैं, कई प्रकार के बंधन होते हैं और राजनीति में भी इसी प्रकार का बंधन होता है। लेकिन इस बंधन में एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी जाती है, उसे गठ कहते हैं। गठ मतलब गठान। संबंधों में यदि गठान आ जाए तो वह संबंध बहुत खतरनाक हो जाता है। वह उतना ज्यादा प्रभावकारी सकारात्मक रूप में नहीं होता, लेकिन नकारात्मक ढंग से उस बंधन का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। संबंध होना बहुत अच्छी बात है, बंधनों का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें गठान आ गया तो आपका जीना दुश्वार हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए बंधन में गठान नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो गठबंधन होता है वह एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए होता है। और उसका उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों के बीच यह बंधन, यह गठबंधन होता है कि चलो मिलजुल करके सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करें, बहुमत का दावा करें और सरकार बनाने की कोशिश करें। इस उद्देश्य से कुछ दल आपस में मिल करके गठबंधन करते हैं। उनके बीच कुछ मुद्दों पर सहमति होती है और वो कार्यपालिका के प्रमुख के सामने सरकार बनाने का, बहुमत होने का दावा करते हैं और सरकार बनाने की मांग करते हैं। गठबंधन का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना। वैसे भी राजनीतिक दलों की उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। और गठबंधन में 2, 3, 4 या 2 से अधिक दल मिलकर के बहुमत बनाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर भी सत्ता का ही खेल चलता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में हमेशा एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, यह कहना उचित नहीं है, यह कहा नहीं जा सकता। मतलब बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत अनेक दलों को मिला करके जो चुनाव होते हैं, इससे किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत कठिन होता है। तो ये छोटे छोटे दल मिलकर के या विभिन्न दल आपस में मिलकर के गठबंधन करके बहुमत बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये गठबंधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक चुनाव के पहले और दूसरा चुनाव के बाद। यदि मान लीजिए चुनाव होने वाला है तो चुनाव होने के पहले कुछ दल मिल करके आपस में गठबंधन करते हैं और ये तय करते हैं कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। इनके बीच एक समझौता होता है, MOU होता है, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हम अपने ही दल के विरुद्ध कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो चुनाव के पूर्व भी ऐसा गठबंधन होता है और चुनाव के बाद भी होता है। चुनाव के बाद मान लीजिए विभिन्न दल अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं और उस प्रदेश या केंद्र में यदि सरकार किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ये 2, 3, 4 दल मिलकर के आपस में गठबंधन करते हैं, आपस में समझौता करते हैं और सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद दोनों ही प्रकार से गठबंधन किए जा सकते हैं। अब जरा देखें कि हमारे देश में इस गठबंधन की राजनीति का व्यवहार क्या रहा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो स्वाभाविक है कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। पूरे लोकसभा में लंबे समय तक इसका वर्चस्व रहा। अनेक राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। 1952, 1957, 1962 तीनों लोकसभा के चुनाव में, तीनों आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, तो तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का लोकसभा में वर्चस्व रहा। और वस्तुतः कांग्रेस को चुनौती देने वाला उस जमाने में कोई दूसरा राजनीतिक दल भारतीय परिदृश्य में नहीं था। जितने भी दल बने ये सब छोटे छोटे रूप में थे। 2, 4, 8 इस प्रकार से इकाई दहाई तक ही इनकी संख्या हुआ करती थी और इस प्रकार से लंबे समय तक सदन में, लोकसभा में विरोधी दल के नेता की सीट खाली रही। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद यह दृश्य परिवर्तित हुआ और 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। उसे साम्यवादी दल के साथ मिलकर के नई सरकार, साम्यवादी दल के साथ मिलकर के सरकार बनाने का मौका मिला। तो गठबंधन की शुरुआत होती है 1967 में, जब केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने साम्यवादी दल के साथ मिलकर के सरकार बनाया था। और इस प्रकार से साम्यवादी दल का पूरा समर्थन श्रीमती गांधी को रहा। और 1971 में जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध समाप्त हो गया तो श्रीमती गांधी ने लोकसभा को विघटित करके नए चुनाव करवाने का आदेश दिया। 1971 में चुनाव हुए और 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी के कांग्रेस को 2/3 बहुमत की प्राप्ति लोकसभा में हुई। 1971 का यह चुनाव, यह और इसके अंतर्गत गठित लोकसभा भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली लोकसभा के नाम से जाना जाता है। 1971 में जो चुनाव हुआ तो लोकसभा का, वह 1977 तक बनी रही, 6 वर्ष तक ये बनी रही। इस बीच इमरजेंसी भी आ गई और इमरजेंसी के बाद मार्च 1977 में नई लोकसभा के चुनाव हुए। 1977 में यह जो चुनाव हुआ था, यह चुनाव वस्तुतः भारतीय जनता का एक दृष्टिकोण था कि भारतीय जनता आपातकालीन व्यवस्था को चाहती है या शांतिपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार करती है, तानाशाही को चाहती है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चाहती है। तो इसके लिए जब 1977 में चुनाव हुए तो 1977 के चुनाव में भारतीय जनता ने तानाशाही व्यवस्था को, कांग्रेस की तानाशाही को पूरी तरह से नकार दिया और जनता पार्टी को बहुमत देकर के सत्ता सौंपी। 1977 में यह जो चुनाव हुआ था मार्च महीने में, सोचिए कि फरवरी महीने में जितने भी विरोधी दल के नेता थे जो मीसा के अंतर्गत जेल में बंद किए गए थे, उनको छोड़ दिया गया और 1 महीने के अंदर जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन हुआ और इस जनता पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा और चुनाव में उसको बहुमत की प्राप्ति हुई। दुनिया के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर भारत में देखने को मिलता है कि दल का गठन होने के, दल का निर्माण होने के 1 माह के अंदर उसे सत्ता मिल गई, उसे बहुमत प्राप्त हो गया। वस्तुतः जिन विरोधी दल के नेताओं को मिसा के अंतर्गत आपातकाल में बंद किया गया था, इन नेताओं ने मिलकर के आपस में समझौता किया, आपस में इस बात पर सहमति इनके बीच बढ़ी कि हम सब मिलकर के एकजुट हो जाएं, एक नए दल का निर्माण करें और एक साथ कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ें, क्योंकि पूरी जनता भी, देश की पूरी जनता भी त्राही कर चुकी थी आपातकालीन कड़ाई के कारण। तो इस सहमति में जनता पार्टी का गठन हुआ। इस जनता पार्टी में 5 दल थे। एक कांग्रेस संगठन। कांग्रेस संगठन क्या है? 1969 में, 1969 में जब श्रीमती गांधी की इच्छा के विरुद्ध
नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो श्रीमती गांधी ने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कांग्रेस के सदस्यों से अपील किया कि वे राष्ट्रपति के लिए अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देंगे। परिणाम यह हुआ कि वी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए और नीलम संजय रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे हार गए। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक को कहा गया सत्ता कांग्रेस, दूसरे को कहा गया संगठन कांग्रेस। श्रीमती गांधी सत्ता कांग्रेस की अगुवा रही, नेता रही, और जो लोग श्रीमती गांधी के विरोधी थे ये सब संगठन कांग्रेस में आए। तो वो संगठन कांग्रेस जिसमें ऐसे बड़े बड़े नेता थे और उन सब के मुखिया थे मोरारजी देसाई। तो कांग्रेस संगठन के मोरारजी देसाई, मतलब कांग्रेस संगठन जो था उस समय, संगठन कांग्रेस जिसे कहते हैं वो। दूसरा समाजवादी दल, जो आजकल जिसे हम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी कहते हैं, वो समाजवादी दल। भारतीय लोक दल जिसके नेता चौधरी चरण सिंह थे। जनसंघ जिनके नेता लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। और CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक कांग्रेस इसको कहा गया। तो इसके दो नेता थे, एक थे जगजीवन राम और दूसरे थे हेमवती नंदन बहुगुणा। ये इमरजेंसी में श्रीमती गांधी के सत्ता कांग्रेस के अंतर्गत सम्मिलित थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने सत्ता कांग्रेस को छोड़ दिया और एक नए दल का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो इन 5 दलों ने मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया। 1 महीने के अंदर चुनाव हुए और इस चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हो गई। ये पहली गठबंधन की सरकार भारत में आई। इसके पहले यद्यपि साम्यवादी दल के समर्थन से श्रीमती गांधी ने जो सरकार बनाई थी उसको गठबंधन नहीं कहते क्योंकि उनका समर्थन से श्रीमती गांधी ने सरकार का संचालन किया था। लेकिन यह विभिन्न दलों ने मिलकर के अपने दल को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। अब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मुश्किल से 2.25 साल यह मोरारजी देसाई की सरकार रह पाई। जनता पार्टी में फूट पड़ी और फूट पड़ने का परिणाम यह हुआ कि मोरारजी देसाई के हाथ से बहुमत का समर्थन खत्म हो गया और चरण सिंह के हाथ में बहुमत आ गया। श्रीमती गांधी की सत्ता कांग्रेस उस समय तो विरोधी दल के रूप में थी, लेकिन श्रीमती गांधी के विरुद्ध अनेक प्रकार की कार्यवाहियां हुई। इमरजेंसी में जो गड़बड़ियां हुई तो उन सब की इंक्वायरी वगैरह होने लगी। तो स्वाभाविक सत्ता कांग्रेस चौधरी चरण सिंह के पक्ष में नहीं थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इधर उधर से बहुमत का दावा किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जब समर्थन देने की बात आई तो सत्ता कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को समर्थन नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं कर पाए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इस बीच एक नया शिकूफा छोड़ा गया, क्या कि जनसंघ के जो नेता थे, जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जनसंघ के नेताओं से कहा गया कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। दोहरी सदस्यता क्या थी? RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कितना ध्यान रखिएगा कि जिसे हम आज बीजेपी कहते हैं, उसके प्रायः नेता RSS से संबद्ध रहते हैं। RSS सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, और उसी से निकल करके बीजेपी में आते हैं। तो बीजेपी के प्रत्येक नेता का RSS से संबंध अवश्य ही होता है। तो 1979 में यह फूट डालने की बात आई
जनता पार्टी में फूट इस आधार पर पड़ी कि जनसंघ के नेताओं से कहा गया आप दोहरी सदस्यता को छोड़िए, या तो जनता पार्टी में रहेंगे तो आरएसएस को छोड़ना पड़ेगा, यदि आरएसएस में रहेंगे जनता पार्टी से आपको अलग होना पड़ेगा। और इस दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर जनता पार्टी में फूट पड़ी। और दूसरा, चरण सिंह के मन में यह धारणा आई कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनूं, मोरारजी देसाई क्यों बनेंगे। तो ये कुछ कारण थे और इन कारणों से जनता पार्टी में फूट पड़ी। 2.25 साल तक जनता पार्टी मतलब पहली गठबंधन की सरकार ने काम किया। इसके बाद चरण सिंह को दल बदलू प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने संबोधित किया था और चरण सिंह भी लोकसभा को फेस नहीं कर पाए। 1980 के जनवरी महीने में फिर से चुनाव हुए और श्रीमती गांधी ने फिर से बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। 1980 के चुनाव में श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 84 तक 31 अक्टूबर 1984 तक श्रीमती गांधी रही। इसके बाद राजीव गांधी आए, उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लोकसभा का विघटन हुआ 84 में और नए चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 80% सीटें मिली। 1989 तक कार्यकाल था, 5 वर्ष तक राजीव गांधी ने सरकार का संचालन किया। लेकिन जब 1989 में चुनाव हुए तो इस चुनाव में राजीव गांधी अपने बहुमत को संभाल नहीं पाए और जो 410 सीटें लेकर के चुनाव जीते थे 1984 के चुनाव में, सहानुभूति वोट जिनको पूरा मिला था, 1989 के चुनाव में उनको केवल 192 कुछ सीटें मिली। स्पष्ट बहुमत से बहुत पीछे रह गए। स्थिति ये हुई कि लोकसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रपति के सामने असमंजस की स्थिति हुई। तो जैसी कि परंपरा है, यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत लोकसभा में नहीं मिलता तो देखते हैं राष्ट्रपति की संभावना क्या हो सकती है। क्या कुछ दल मिला करके गठबंधन करके एमओयू करके सहमति स्थापित करके क्या बहुमत बनाने की कोशिश में बहुमत साबित कर सकने की स्थिति में है? तो ऐसी कोई संभावना उसमें नजर नहीं आई। तो सबसे बड़े दल के नाते राजीव गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करने का ऑफर दिया, लेकिन राजीव गांधी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह बहुमत स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। अब बाकी जितने दल थे, इनमें से कुछ दलों ने मिलकर के राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण किया, जिसके नेता थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनके नेतृत्व में फिर बहुमत की स्थापना हुई। बहुमत कैसे स्थापना? 2 प्रमुख अन्य दलों का उन्होंने समर्थन प्राप्त किया। 2 प्रमुख दल कौन से थे? एक भाजपा और दूसरा मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी, और इन्होंने जनता पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन देना स्वीकार किया और इस प्रकार से 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई। ये गठबंधन की दूसरी कोशिश थी। मुश्किल से 1.5 साल तक सरकार चली। इसके बाद भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देना बंद कर दिया। जब समर्थन देना बंद कर दिया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके गिरने के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के थे। कांग्रेस ने कहा हम आपको समर्थन देंगे। कांग्रेस का समर्थन मिला, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला, जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनका समर्थन मिला। चंद्रशेखर ने सरकार बनाई। इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया और जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन विड्रॉ किया, चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और इस प्रकार से 2 वर्षों तक यह पहले वीपी सिंह की सरकार, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार 2 साल तक रही। 1991 में नए चुनाव हुए। 1991 के नए चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। उसने अपनी सरकार बनाने का दावा किया अन्य दलों के सहयोग से, और पीवी नरसिम्हा राव भारत के नए प्रधानमंत्री बने। जोड़ तोड़ की राजनीति। इसके बाद विभिन्न दलों का सहयोग लिया, उन्होंने सरकार बनाई
और सरकार को 5 साल तक संचालित किया। 1996 में नई लोकसभा के चुनाव हुए। इस लोकसभा के नए चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का ऑफर राष्ट्रपति ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री की और सरकार का गठन किया। राष्ट्रपति ने कहा था कि आप 1 माह के अंदर अपना बहुमत साबित करके बताइए लोकसभा में। बीजेपी ने खूब प्रयास किया कि दूसरे दलों का सहयोग मिल जाए, समर्थन मिल जाए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि अन्य जितने भी दल थे ये सब भाजपा का बायकॉट कर रहे थे। क्योंकि यह भाजपा थी जो 1980 में गठित हुई थी। इसके पहले इसका नाम था जनसंघ। जब जनसंघ का पूरी तरह से विलीनीकरण जनता पार्टी में हो गया, तो जब जनता पार्टी से ये नेता बाहर आए तो इन्होंने कहा कि चूंकि हमने जनसंघ का विलीन कर दिया था, जनसंघ का विलय हमने जनता पार्टी में कर दिया था, इसलिए जनसंघ का पुनर्जन्म नहीं होगा। एक नई पार्टी के रूप में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, यद्यपि नेता वही थे। तो इस प्रकार से 1980 में भाजपा का जन्म हुआ। 1984 के चुनाव में भाजपा के केवल 2 सदस्य निर्वाचित हुए थे लोकसभा में, केवल 2, और अन्य सब दलों ने मिलकर के भाजपा की हंसी उड़ाई थी। 1990 में उसकी स्थिति कुछ अच्छी हुई 89 के चुनाव में, और उसने वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया। 1991 के चुनाव में और थोड़ी सी अच्छी हुई, और 1996 के चुनाव में उसको वह एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, और इसीलिए वाजपेयी जी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का ऑफर दिया। क्योंकि अन्य सभी राजनीतिक दल भाजपा के विरुद्ध थे, भाजपा का बायकॉट कर रहे थे, इसलिए भाजपा को, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत नहीं मिल पाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद ये जो अन्य विरोधी दल थे, इन सभी दलों ने मिलकर के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा को अपना नेता चुना, और देवेगौड़ा के नेतृत्व में नई सरकार की स्थापना हुई। देवेगौड़ा क्षेत्रीय नेता थे, प्रधानमंत्री बने, मुश्किल से साल भर तक इन्होंने सरकार का संचालन किया। कांग्रेस का समर्थन वापस आया, देवेगौड़ा सरकार गिर गई। इसके बाद आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, उनको भी कुछ दलों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, और जैसे ही कांग्रेस ने अपना समर्थन विड्रॉ किया, गुजराल की सरकार भी गिर गई। इसके बाद 1998 में चुनाव हुए। 98 में चुनाव हुए, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी फिर से राष्ट्रपति बने, फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन आगे चलकर के अविश्वास प्रस्ताव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। फिर से चुनाव हुआ 1999 में। इस 1999 के चुनाव के पहले भाजपा ने अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर के NDA बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन, और इस प्रकार से 1999 में भाजपा को बहुमत मिला। 24 दलों को मिलाकर के सरकार का निर्माण किया, और यह सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। अभी तक का रिकॉर्ड है भारत में कि इसके पहले 1999 2004 के पहले भारत में कोई भी गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का कमाल था, उनके व्यक्तित्व का कमाल था कि उन्होंने अनेक विरोधी दलों के नेताओं को मिलाकर के 5 साल तक शासन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।